नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर होगी खबर, शेख हसीना के फांसी के बाद क्या कुछ चल रहा है देश भर में, भारत में और बांग्लादेश में। उसके साथ साथ बीजेपी लीडर ने क्यों एक विशेष जाति को आतंकवादी करार दिया। खास खबरें हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर। हमास की तरह ड्रोन हमले की प्लानिंग थी। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एक नया खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच ने यह बात बताई है कि आतंकियों ने हमास की तरह ड्रोन अटैक की योजना बनाई थी। एनआईए ने सोमवार को इस मामले में एक और गिरफ्तारी की। इस गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हुआ कि आतंकी मॉड्यूल ड्रोन रॉकेट के जरिए हमास जैसे आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल छोटे रॉकेट बनाने की भी तैयारी में था, जिनका इस्तेमाल आतंकियों द्वारा योजनाबद्ध सीरियल ब्लास्ट यानी सिलसिलेवार तरीके से धमाकों में किया जाना था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल सफेद पोश आतंकी यानी व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट हैं, उनका मॉड्यूल आतंकियों ने ड्रोन को हथियार बनाने के लिए उनमें बदलाव करने और 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से पहले इस्तेमाल के लिए रॉकेट बनाने की योजना बनाई थी। तो सुरक्षा एजेंसियों, एनआईए और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं। और अब यह खुलासा हुआ है कि जो ये आतंकी हमला था उसको और भी विभत्स बनाने की योजना थी। ड्रोन और रॉकेट के इस्तेमाल से हमला करने की तैयारी थी। अभी तो बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, हालांकि धीरे धीरे जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी खबर, लालू यादव बोले तेजस्वी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी आरजेडी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा आरजेडी ने शुरू कर दी है। सोमवार को बीते दिन राजद के जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, मंगनी राम मंडल सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया है। मालूम हो कि बिहार चुनाव में 143 सीटों पर लड़ने वाली राजद को मात्र 25 सीटों पर जीत मिली। इस करारी हार के बाद राजद के साथ साथ लालू पार्टी में बड़ा बवाल मचा है। पारिवारिक कला भी सामने आ रही। इस बीच में राष्ट्रीय जो जनता दल है राजद, वो अब अपनी समीक्षा कर रहा है, अपनी हार को लेकर समीक्षा कर रहा है। और इस बीच में लालू ने कुछ अहम नेताओं के साथ बैठकर बैठक की है। तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बिहार चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के कारणों को समझने के लिए राजद ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन के साथ ही राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। और इस बैठक में यह बताया गया कि लालू यादव ने एक सर्वसम्मति लोगों से जो बातचीत की, उसमें सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि तेजस्वी यादव ही आगे पार्टी की कमान संभालेंगे। अब चलते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने दलित समाज को आतंकवादी बताया है। सोशल मीडिया पर इस बीजेपी नेता का नाम आशु कुमार वर्मा बताया जा रहा है। और एक भाषण में, जो कि जनजातीय गौरव दिवस का कोई कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के बीच में इस बीजेपी नेता ने दलितों को भी आतंकवादी बताया है। अब इस पे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं। ये एक साफ साफ सुना जा सकता है इस वीडियो में कि उन्होंने कहा कि जैसे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, हालांकि इस दलित विशेष जाति के साथ साथ उन्होंने कई लोगों पर भी निशाना साधा है। अब इसको लेकर के जो दलित चिंतक हैं या फिर जो दलित पार्टियां हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से ही जुड़ा हुआ मामला आपके सामने मैं बताने चल रहा हूं, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया था। उससे आतंकी जो मॉड्यूल था उससे जुड़े होने की बात आई थी। और अब खबर सामने आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं।
जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि जो बुलडोजर टेक्निक है वो अब कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस पर चलेगा। अब इसमें देखना यह है, कभी एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां जांच तो कर ही रही हैं, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर का मामला सामने आया था और इसमें कुलपति ने साफ किया था कि हमारे यहां से उनका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद लगातार ईडी के भी रेड पड़ने की तैयारी चल रही है। ये भी जांच किया जा रहा है कि फंडिंग को लेकर के जांच की बात सामने आ रही है। अब इस बीच में कहा जा रहा है कि बुलडोजर टेक्निक भी इस विश्वविद्यालय में अपनाई जा सकती है अवैध निर्माण को लेकर के। अगली खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराया गया और अब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में सुनाया गया, जहां मुकदमा चलाने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस सुनवाई का मकसद न्याय दिलाना नहीं बल्कि बदला लेना था। इस फैसले से बांग्लादेश की राजनीति और सामाजिक अस्थिरता और बढ़ने की आशंका है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी फांसी की सजा मिली है। यह भी कहा जा रहा है इस खबर में, ऐसी सूत्र से खबर आ रही है कि उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब जो एक्यूज्ड हैं, जो इसमें शेख हसीना की पार्टी है, उनका कहना है कि इसमें उचित सुनवाई नहीं की गई है। इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आरोपियों को ठीक से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। आरोप पत्र इसी साल जून में दाखिल हुआ था और सिर्फ 5 महीने में इतने गंभीर मामले का फैसला आ गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कहना है कि ट्रिब्यूनल में केवल 20 सुनवाई हुई है, जो कि बहुत कम है इतने बड़े मामले को निपटाने के लिए। तो कल बांग्लादेश के जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उन्होंने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और शेख हसीना भी बांग्लादेश से बाहर पनाह लिए हुए हैं। ऐसे में अभी देखना यह है कि क्या उनकी फांसी की सजा माफ हो सकती है या उसे बरकरार रखा जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के भीतर स्थितियां बिगड़ने के आसार हैं। ये फैसला और ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया है उसको लेकर अवामी लीग ये कह रहा है कि उसे एक निश्चित समय जो मिलना चाहिए, एक मुकम्मल समय, वो उसे नहीं मिला है। इतने कम समय में आखिर ये सुनवाई कैसे हुई है? मानवाधिकार संस्थाओं ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अपडेट हम आगे जानते रहेंगे। चलते हैं, जानते हैं यूक्रेन से जुड़ी खबर। यूक्रेन और फ्रांस के बीच राफेल डील हुई है। यूक्रेन ने अगले 10 वर्षों में फ्रांस से 100 डसॉल्ट राफेल खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यूक्रेन ने राफेल F4 मल्टी रोल फाइटर्स खरीदने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता स्वीडन और यूक्रेन द्वारा कीव को 150 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान निर्यात करने के प्लान के खुलासे के 1 महीने से भी कम समय बाद हुआ है। हालांकि राफेल और ग्रिपेन ई यूक्रेन के आयुध भंडार में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। जेलेंस्की ने कहा कि यह सबसे बड़ी वायु रक्षा प्रणाली होगी। द वॉर जोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेनी नेता की पेरिस की नवीनतम यात्रा के दौरान संभावित राफेल सौदे के दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो फरवरी 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से उनकी 9वीं यात्रा है। पेरिस के बाहर बिलाकोबले स्थित फ्रांसीसी एयरबेस पर राफेल के सामने मैक्रो के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जेलेंस्की ने संवाददाताओं से कहा कि यह सबसे बड़ी वायु रक्षा प्रणाली होगी। खासतौर पर यह दुनिया की सबसे बड़ी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक होगी। समझौते से पहले जेलेंस्की ने रविवार को एक्स पर लिखा कि वह पेरिस और फ्रांस के साथ हमारे लड़ाकू विमान और वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की आशा करते हैं। ये कुछ खास खबरें कल से लेकर के देश दुनिया में और हमारे देश में जो घटी हैं उसको लेकर के हमने आपको बताया। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अजीत डोभाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ साफ कहते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि आल्ट न्यूज ने इस वीडियो को सही माना है। कुछ जगह पर यह कहा जा रहा था कि ये वीडियो डीप फेक से तैयार है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसमें मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं को भर्ती किया गया है, यानी कि भारत में मुस्लिम से ज़्यादा
हिंदू को टारगेट करके उनको भर्ती किया गया है। तो अजीत डोभाल का ये बयान, अभी मामला क्या है क्या नहीं है, वीडियो सही है कि गलत है, लेकिन आल्ट न्यूज के मुताबिक ये वीडियो सही बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल इसमें साफ साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि आईएसआई ने भारत में हिंदू को ज्यादा भर्ती किया है बजाय मुस्लिमों के। तो ये दिन भर की खास खबरें अभी के लिए हमने आपके लिए ब्रेक की हैं। दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिए द क्रेडिबल न्यूज के साथ। विस्तार में और बहुत सारी खबरें हैं जो आपको दिन भर हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको वीडियो और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या कुछ अलग सुनना पसंद है। कमेंट करें, प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।